वेज थ्योरीज में हमने सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, वेज फंड थ्योरी दोनों डिस्कस कर लिए हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस कहता है कि आप जो लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको उतना ही वेजेस दीजिए जितने में वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें, अपना और अपने फैमिली का जीवन निर्वाह कर सकें। ठीक है। वहीं पे वेज फंड थ्योरी कहता है कि आप एक फ़ंड बनाइए, मतलब कि वेजेस के लिए एक अलग से फ़ंड तैयार करिए, अमाउंट ऑफ मनी या पूल ऑफ मनी जो है वो तैयार करिए और उसके बेसिस पे जो है वेज रेट को आप डिसाइड करिए। वहीं पे अगला जो है वो रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी है। तो इस वीडियो में हम रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी को समझने से पहले रेसिडुअल और क्लेमेंट का मतलब क्या होता है उसको समझिए। ये समझ गए तो पूरी थ्योरी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए, रेसिडुअल मीन्स होता है बचा हुआ, लेफ्ट एट द एंड ऑफ अ प्रोसेस या फिर शेष। क्लियर। रेसिडुअल मीन्स बचा हुआ। और वहीं पे क्लेमेंट का मतलब होता है दावेदार। तो यहाँ पे रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी में ये है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो जब बिजनेस परफॉर्म करता है तो उससे जो टोटल रेवेन्यू आता है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू आता है, उसमें से आप इंटरेस्ट दे दो, उसमें से आप जो है रेंट दे दो, उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल लो। फिर जो अमाउंट बचता है, जो रेवेन्यू में से पोर्शन बचेगा, वो जो है उसके हिसाब से वेज को आप डिसाइड करिए, उसके हिसाब से वेज रेट आप डिसाइड करिए। तो दैट इज रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। क्लियर। अब हम इसको समझते हैं। तो इस रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी को वॉकर ने दिया था, फ्रांसिस ए वॉकर है, उन्होंने इसको किया था। तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप कौन परफॉर्म करता है? एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक पर्सन होता है जो कि रिस्क लेता है, वो बिजनेस स्टार्ट करता है। तो सपोज कि एक एंटरप्रेन्योर है, एक पर्सन है, वो जो है कोई प्रोडक्ट ए जो है मैन्युफैक्चर करना चाहता है, उसकी सेलिंग करना चाहता है, मार्केट में उस प्रोडक्ट को बनाकर बेचना चाहता है, यानी कि वो बिजनेस करना चाहता है। ठीक है। तो अब इस प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए उसको लैंड चाहिए। अब हम ये सपोज करते हैं कि उसके पास लैंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, लेबर नहीं है, बस उसके पास आइडिया है, अंत में बस आइडिया है। तो आइडिया है, तो अब उसको फुलफिल करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वो किसी न किसी से लैंड जो है वो रेंट पे लेगा, कैपिटल लेगा, कैपिटल यानी कि किसी से बैंक में जाकर या फिर इन्वेस्टर से पैसे लेगा, और वहीं पे लेबर का यूज़ करेगा। इन तीनों का यूज़ करके वो क्या करता है? प्रोडक्ट ए जो बनाना चाहता था उस प्रोडक्ट को बनाता है, उसको बनाने के बाद उसको मार्केट में सेल करता है, और उसको सेल करने से क्या आता है? उसके पास रेवेन्यू आता है, यानी कि इनकम जनरेट होता है। क्लियर। ये प्रोसेस तो आपको सभी को पता होगा कि बिजनेस में यही प्रोसेस होता है कि भाई एक पर्सन होता है, या तो उसके पास पहले से कैपिटल और लैंड हो, या फिर अगर उसके पास कैपिटल लैंड नहीं है तो किसी से लैंड लेगा, किसी से कैपिटल लेगा और लेबर लेगा, यानी कि एम्प्लॉय वर्कर्स को हायर करेगा, उसके बाद प्रोडक्ट को बनाएगा, प्रोडक्ट को सेल करेगा, सेल करके उसके पास रेवेन्यू आएगा, इनकम जनरेट होगी। अब उस रेवेन्यू से, यानी कि जो इनकम जनरेट हुई है उससे, उसने जिससे लैंड लिया था उसको क्या करता है? उसको रेंट देगा। भाई आपने किसी से लैंड लिया है तो उसको आप रेंट देते हो, या फिर किसी का बिल्डिंग आपने लिया तो उसको रेंट देते हो, आप ऑफिस खोलते हो तो रेंट देना पड़ता है। क्लियर। वहीं पे आपने जिससे कैपिटल लिया था, यानी कि जिससे पैसे लिए थे बिजनेस को रन करने के लिए, आप उस के कैपिटल के बदले जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग उसको आप इंटरेस्ट दोगे। तो ये रेंट और इंटरेस्ट कहाँ से दोगे? रेवेन्यू से दोगे। ठीक है। लेकिन अब अगला काम क्या था कि आपको लेबर को वेजेस देने थे। लेबर को, मतलब लैंड के लिए आपने रेंट दे दिया, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट दे दिया, अब अगला काम था कि आपको लेबर के लिए वेजेस देने थे, और उसके बाद जो बचता वो प्रॉफिट होता आपका। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, क्या कहता है कि यहाँ पर क्या होता है कि आपने रेंट और इंटरेस्ट के बाद जो आपके पास बचा उसमें से आप अपना प्रॉफिट अलग कर लेते हो। आफ्टर रेंट एंड इंटरेस्ट प्रॉफिट इज पेड टू द एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रेवेन्यू जनरेट हुई, रेवेन्यू जनरेट के बाद आपने लैंड के लिए रेंट दे दिया, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद जो पैसा बचा उसमें से आपने अपना प्रॉफिट का हिस्सा निकाल लिया। अब जो बचेगा, अब जो प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन तीनों को निकालने के बाद जो बचेगा, वो जो बचा वो चीज़ लेबर के लिए वेजेस के रूप में जाता है। द लेफ्ट या फिर रेसिड्यू अमाउंट गोज टू द लेबर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। क्लियर। तो यही रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी कहता है कि आप जो रेंट है वो दे दो, इंटरेस्ट है वो दे दो, और जो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट है वो निकाल लो, उसके बाद जो बचता है उसमें वो जो है वेजेस के रूप में लेबर को जाएगा। अब लेबर जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी बचेगा उसको डिवाइड कर लेंगे अपने में। अगर 10 लेबर है तो 10 में डिवाइड होगा, 100 लेबर है तो 100 में डिवाइड हो जाएगा। तो दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट फ्रांसिस ए वॉकर। यहाँ पे देखिए ये ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी है। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि यहाँ तो फिर लेबर के लिए नुकसान है। देखिए ऑप्टिमिस्टिक कैसे है कि देखिए आपको पता है कि जो बचेगा वो लेबर का है, तो अब यहाँ पे अगर लेबर और अच्छा परफॉर्म करेंगे, प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्वांटिटी
प्रोडक्टिविटी जो रेवेन्यू है ज़्यादा जनरेट होगी, जब ज़्यादा जनरेट होगी तो ज़्यादा बचेगा तो उनके जो वेज रेट होंगे वो ज़्यादा होंगे। क्लियर। तो ये ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी है। तो दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट फ्रांसिस ए वॉकर, और अकॉर्डिंग टू वॉकर क्या कहा उन्होंने, द वेजेस ऑफ अ वर्किंग मैन are ultimately considered with what he produces after the deduction of rent, profit and the interest on capital। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो वर्किंग मैन का वेजेस होता है वो जो भी प्रोड्यूस करता है उसमें से रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट को निकाल दें तो जो बचेगा वो वही जो है वो वर्किंग मैन का वेजेस होता है। तो यहाँ पर जो वॉकर हैं उन्होंने रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को प्रीफिक्स कर दिया, यानी कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट क्या है पहले से फिक्स कर दिया कि इतना तो हमें रेंट देना है, इतना हमें प्रॉफिट देना है, हमें इतना इंटरेस्ट देना है। उसके बाद जो बचेगा वो अपना वेजेस, जो लेबर है वो अपना एज अ वेजेस उसको डिवाइड करके अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या माना जा रहा है कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट क्या है वो पहले से ही फिक्स होता है। हालांकि कैसे फिक्स करना है प्रॉफिट को यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड नहीं हुआ है कि अमाउंट में फिक्स करेंगे कि जो है परसेंटेज में फिक्स करेंगे, ये चीज़ क्लेरिफाई नहीं है। आफ्टर रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर पेड द रेसिड्यू ऑफ द प्रोडक्ट या रेवेन्यू गोज टू लेबर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। तो ये कॉन्सेप्ट आपको होप कि क्लियर हो गया कि रेसिड्यू क्लेमेंट थ्योरी क्या है कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जब आप निकाल देते हो तो जो रेवेन्यू का हिस्सा बचता है, जो प्रोडक्ट का हिस्सा बचता है वो जो है वेजेस के रूप में लेबर में जाता है। अब सपोज करें कि सारा कुछ निकाल के 1 लाख रुपए बचा और आपके यहाँ पे 100 एम्प्लॉय काम करे तो 1 लाख जो है 100 एम्प्लॉय में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब अगर लेबर को अपना वेजेस बढ़ाना है तो उनको और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे ज़्यादा रेवेन्यू आएगा तो ज़्यादा अमाउंट जो है उनको लिए बचेगा और फिर उनका जो वेजेस होगा वो इंक्रीज होगा। तो दिस थ्योरी एडमिट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन वेजेस थ्रू ग्रेटर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आज जो लेबर हैं, जो वर्कर हैं, वो अपने वेजेस को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? एफिशिएंसी या फिर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा कर, क्योंकि जो प्रॉफिट, रेंट या इंटरेस्ट है वो तो फिक्स है। क्लियर, वो फिक्स है। अब 1 लाख अगर आप जो है प्रोडक्टिविटी लेबर कर रहे हैं 1 लाख, तो उन तीनों को निकाल के जो बचेगा वो उनका होगा। वहीं पे 2 लाख अगर प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तो फिक्स है, यहाँ पे वेजेस बढ़ जाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी अगर एम्प्लॉय की बढ़ेगी तो वेजेस जो है यहाँ पे बढ़ जाएंगे रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी में। द ग्रेटर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर द ग्रेटर इज द शेयर ऑफ वेज। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी में। क्लियर। वहीं पर इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, कुछ डिफेक्ट्स भी हैं इस थ्योरी में। दिस थ्योरी हैज सेवरल डिफेक्ट्स। पहला कि इट अज्यूम्स दैट द शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड, कैपिटलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर आर फिक्स्ड एंड इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट ऑब्वियस बात है कि भाई लैंडलॉर्ड हो गए, उनको रेंट देना है तो रेंट हर साल बढ़ता है, हर साल इंक्रीज होता है, इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट ऐसा थोड़ी है कि फिक्स कर देगा तो उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। क्लियर। तो क्योंकि एंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहा है, प्रॉफिट फिक्स कर लेगा तो आगे चल के वो ग्रो कैसे करेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो है रॉन्ग है। इट इज़ नॉट द वर्कर हु इज़ द रेसिडुअल क्लेमेंट बट द एंटरप्रेन्योर। एक्चुअल में होना यही चाहिए कि भाई आप लेबर, लैंड और कैपिटल ले रहे हो किसी से, तो पहले लैंड, लेबर और कैपिटल इन तीनों का भुगतान करोगे, उसके बाद जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा ना। लेकिन यहाँ रेसिडुअल क्लेमेंट क्या कह रहा है कि नहीं, पहले आप अपना प्रॉफिट निकालो, रेंट और इंटरेस्ट दे दो, जो बचा वो लेबर को दोगे। तो ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक गलत है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियन इन वेज डिटर्मिनेशन। तो ट्रेड यूनियन का बहुत बड़ा हाथ होता है वेज को डिटरमाइन करने में, एम्प्लॉयज़ को, लेबर का, और ये एक तरीके से लेबर और एंटरप्रेन्योर के बीच में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ट्रेड यूनियन का कोई भी रोल यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया इस थ्योरी में। वहीं पे फोर्थ है द सप्लाई साइड ऑफ लेबर हैज़ बीन टोटली इग्नोर्ड बाय द थ्योरी। तो यहाँ पर जो सप्लाई है लेबर का, कि लेबर कम मिल रहे हैं या फिर लेबर ज़्यादा मिल रहे हैं, उस एक्सपेक्ट को यहाँ पर जो है इग्नोर कर दिया गया है, उसको कंसिडर नहीं किया गया। अब सपोज कि आपके पास लेबर कम है तो लेबर कम होंगे तो बट ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी। भाई प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का एक फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ लेबर भी ना। प्रोडक्टिविटी आप एक बंदा जो है 10 यूनिट प्रोड्यूस कर ले रहा है एक दिन में, तो अगर लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही बंदा तो 10 ही यूनिट तो प्रोड्यूस कर पाओगे। तो सप्लाई साइड को इग्नोर किया गया है यहाँ पे लेबर का। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।